हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक विज्ञान साइंस का 5वां वीडियो देखेंगे, सरस्वती कवच के साथ देखेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में सरस्वती कवच के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम नज़दीक है। क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, है ना। इसलिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए ताकि रिजल्ट अच्छा हो। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले दोस्तों एक बहुत सी अच्छा से मोटिवेट हम लोग देखेंगे, क्योंकि मोटिवेट ही हमको क्या लर्निंग में मदद करता है। सब कुछ में मदद कौन करता है? मोटिवेट ही करता है। तो दोस्तों सुनिएगा गौर से। दोस्तों, खुद को मेहनत में फ्राई करो। दोस्तों, खुद के मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस केवल हाई करो। दोस्तों, खुद के मेहनत में फ्राई करो। दोस्तों, खुद के मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस केवल हाई करो, है ना दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने जो भी हार जा रहा है तो क्या करना है? ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है। एक दिन आपका मंजिल जरूर चूमेगी। और केवल कॉन्फिडेंस अपना हाई करके रखिएगा, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने दीजिएगा। दोस्तों चलिए एक और देखते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, है ना। जिंदगी में मेरे दोस्त, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी मिले तो सीख मिलेगी, है ना दोस्तों। तो क्या है कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट बेहतरीन हो, है ना। क्योंकि समय बहुत कम है। 12th भाई से भी निवेदन है कि वो भी लोग अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत एग्जाम काफी नजदीक है। ठीक है, तो हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्योंकि हम इससे पहले 4 वीडियो आपको अपलोड कर चुके थे, जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज 41 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में प्यार से देखेंगे और गौर से देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं। आ जाए दोस्तों जी, आ जाइए अपने टॉपिक पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आपके अनुसार मतलब हम लोगों के अनुसार उत्कृष्ट जो गैस है वो अलगे समूह में क्यों रखा गया है? तो दोस्तों इसके पीछे तो कुछ राज होगा, तभी तो क्या होगा, मतलब अलग समूह में रखा गया होगा, है ना। तो उसी को हम आज लोग देखेंगे। सर हई हई उत्कृष्टवा का है, इसको बताइए अच्छा से तोड़ ताड़ के मुंह मोड़ के, है ना। तो पहले उत्कृष्ट गैस को हम लोग क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। और एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? अक्रिय गैस। क्या जानते हैं? अक्रिय गैस। सर इतना एगोटा के नाम हो छै? देखो भाई, आपका भी नाम होगा तो 3 गो। मम्मी दूसरा नाम से बुलाता होगा, पापा दूसरा नाम से, गांव के लोग दूसरा नाम से, और आपका दूसरा भी दूसरे नाम से, है ना, जो हंसी मजाक वाला नंबर होता है। तो उसी प्रकार उत्कृष्ट भैया है ना। उत्कृष्ट भाई के कितने नाम है? 3 गो नाम है। और जानिएगा का सर, तो चौथा बता ना दीजिए। तो इसको वर्ग 18 के भी कहते हैं समूह, है ना। एक वर्ग 18 के तत्व भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को क्या कहते हैं? वर्ग 18 के तत्व कहते हैं। सर 5वां बता दीजिएगा ना तो बड़ी मजा आ जाएगा, है ना। तो 5वां का शून्य वर्ग के समूह कहते हैं, यानी कि शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं उत्कृष्ट गैस को, शून्य वर्ग के। तो हम लोग क्या जाने उत्कृष्ट का? एक उत्कृष्ट और एक नोबेल, एक अक्रिय और एक वर्ग 18 के और एक शून्य समूह। ठीक है, तो 5 गो नाम जाने ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग जान जाएंगे। तो आपके अनुसार, हम लोगों के अनुसार उत्कृष्ट गैस है ना, वो अलग समूह में क्यों रखा गया है? जो भी 6 गो उत्कृष्ट गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। ये 6 गो है ना जो, है ना। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 0 होता है लड्डू, यानी कि 0 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अष्टक नियम के पूरा करते 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 क्या होता है? यह 0 हो जाता है। तो इसके अनुसार से हम लोग देख लेते हैं उत्कृष्ट गैस को, है ना, क्यों अलग समूह में रखा गया है। तो देखते हैं आंसर। सर उत्तर देखिए यहाँ पे, गौर से देखिए। इधर देखिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ाई नजदीक है, रिजल्ट लाना है बहुत अच्छा, इसलिए इधर देखिए दोस्तों। उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, है ना। उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। और ये गैस क्रियाशील नहीं होती है। और यह गैस क्या होती है? क्रियाशील नहीं होती है। इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। क्योंकि ये क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। दोस्तों देखिए, उत्कृष्ट गैस जो था ना, वो मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय नहीं हुआ था। सर मेंडलीव के आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीव जो था ना, वो मतलब पिछला यानी कि पहले का आवर्त सारणी तैयार किया था, है ना। और नया वाला कौन कर लेता? सर मोसले ने किया था। कौन किया था? मोसले ने किया था। तो मोसले के समय में क्या हुआ था? मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी जो था ना, वो बना था जिस समय, उस समय उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, है ना। मेंडलीव के आवर्त सारणी जिस समय बना था उस समय क्या हुआ था? यानी कि उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। इसीलिए बिना आवर्त सारणी के छेड़छाड़ किए बिना इसे क्या हो गया? अलग समूह में रखा गया, है ना दोस्तों। हाँ, अलग समूह में रख दिया गया। तो आप लोग समझ गए, उत्कृष्ट गैस की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के क्या हुआ था? बाद में हुआ था। तो बाद में तो उसमें कैसे घुसा दे देगा? उसी में कैसे रख देगा? जिसमें जगह होगा उसी में ना रखेगा, है ना। तो जगह नहीं तो कहाँ रखेगा? तो क्या बोल रहा है
के बाद हुई और ये गैस क्रियाशील नहीं होती थी। जो ये गैस थी क्रियाशील मतलब है ना उत्तेजित नहीं होती थी, क्रियाशील नहीं होती थी, इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनल था ना उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया, इधर उधर नहीं करके इसे एक अलग समूह में रख दिया गया है ना, क्योंकि ये रासायनिक रूप से क्या होते थे, अक्रिय गैस होती थी। और इसे कौन समूह में रखा गया, वर्ग 18 के, इसे वो शून्य समूह के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 42 नंबर कौन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 42 नंबर देखते हैं अच्छा से प्यार से, है ना, याद अभी करना है, घर के लिए नहीं छोड़ना है ना दोस्तों। चलिए तो 42 नंबर है, एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग क्यों नहीं लगती है ना। जो एल्युमिनियम होती है ना, जिस घर में जो बर्तन यूज होता है वो एल्युमिनियम के रहता है, ठीक है दोस्तों। तो एल्युमिनियम से बनी वस्तु जो होती है उसमें जंग क्यों नहीं लगता है, जैसे कि देखो लोहा पे इस पे जंग लग जाता है, टीना पर इस पर लग जाता है, लेकिन एल्युमिनियम जो बना रहता है उसमें जंग काहे नहीं लगता है, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो राजबा होगा ना, तो वो राज को हम आज खुलासा करेंगे दोस्तों। देखिए एल्युमिनियम भैया के राज के आज हम खुलासा करेंगे, भैया आप क्यों नहीं जंग अपने आप में लगवाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है ना, यानी कि जंग से लड़ जाता है, नहीं लगने देता है दोस्तों। तो क्या है, एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। यह ताप का सुचालक होता है सर, एल्युमिनियम ताप का सुचालक होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सर एल्युमिनियम ताप का डैश होता है, तो सुचालक होता है ना। परंतु यह अत्यधिक अक्रिया अभिक्रियाशील है ना, परंतु एल्युमिनियम जो है ना सर बहुत ही अभिक्रियाशील है ना, इसीलिए ये आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर, है ना, यानी कि ओस के संपर्क में आने पर क्या होती है, इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कथी की परत चढ़ जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यही कारण है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में क्या होता है सर, जंग नहीं लगता है ना। एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है और यह ताप का क्या होता है सर, सुचालक होता है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वायु और अर्द्र वायु यानी कि ओस में और मतलब ओस में छोड़ देने पर ना यह संपर्क में आ जाता है और ये अपने ऊपर ना एक छाता टाइप के ओढ़ लेता है। जब आप छाता ओढ़ लीजिएगा ना ऊपर से है ना बरसाती पहन लीजिएगा तो आपके अंदर थोड़ी ना अति पानी लगेगा। तो इसी तरह से क्या कर रहा है एल्युमिनियम भैया ना, वो अपने ऊपर क्या कर ले रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या कर ले रहा है, परत चढ़ा ले रहा है ना, वो अपना परत चढ़ाने के मतलब वो अपना बरसाती पहन ले रहा है। यही कारण क्या है, एल्युमिनियम से बनी वस्तु में जंग नहीं लगता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 43 नंबर। जी दोस्तों दिख रहा है आप लोग का क्वेश्चन, चलिए हम लोग 43 नंबर में आ जाते हैं। दृष्टि है ना, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। दृष्टि दोष जानते हैं सर, दृष्टि दृष्टि कहाँ है ना, दृष्टि मतलब नेत्र, नेत्र नेत्र आंख के दोष क्या है, दोष मतलब बीमारियां सर, दोष मतलब क्या होता है, बीमारी, यानी कि आंख की बीमारी को ही क्या कहते हैं हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अगर आंख आंख दूर और नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है ना, या कोई भी वस्तु को नहीं देख पाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीधा दृष्टि दोष कह देते हैं। जैसे कि सबसे दूर वस्तु को नहीं देख पाता है ना, और 25 सेंटीमीटर से कम के 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को नहीं देख पाता, तो जिसको आंख में क्या जाता है, आई में, मतलब वही दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना। हाँ, आई के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं सर। आई मतलब आंख के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। दांत के तो डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। और औरत के डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं सर, क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। बच्चे के डॉक्टर के सर पेडिट्रिशियन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडिट्रिशियन कहते हैं। तो दोस्तों उस हम आप कमेंट कीजिएगा किस कौन डॉक्टर के कौन क्या कहते हैं, तो हम स्पेशल आपको वीडियो बना के दे देंगे। पहले यहाँ एग्जाम की तैयारी करना है दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग, है ना। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होता है सर, तो सामने नेत्र द्वारा, है ना, सामान्य नेत्र द्वारा मतलब सीधा सीधी आंख द्वारा, बिन चश्मा उस्मा के लगेले, सामान्य मतलब समझ रहे हैं ना सर, बिन चश्मा उस्मा लगेले, बिन लेंस उस लगेले, जिसको सामान्य नेत्र कहते हैं। तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं, है ना, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जाता है तो, है ना, तो कहा जाता है कि नेत्र में क्या हो गया, दृष्टि दोष हो गया है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है ना, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष होता है, अबिंदुकता होता है सर, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ना, सामान्य नेत्र में जब 25 सेंटीमीटर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जब इसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, है ना, न्यूनतम दूरी पर यानी कि थोड़ा सा दूर बढ़ा कर रख दिया जाएगा ना, तो नहीं दिखा जाएगा, तो क्या हो जाता है, नेत्र दृष्टि दोष हो जाता है ना। सामान्य नेत्र की, है ना, स्पष्ट दृष्टि कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और आंख अधिकतम कितना दूर बिंदु कितना होता है आंख के लिए, तो अनंत होता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सर, कहेगा आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितना था, 25 सेंटीमीटर। सीएम देखिएगा, ताकि एम दे देता है, कबो कबो बड़का एम दे देता है ना, तो आप ध्यान दे दीजिएगा सर, है ना। सी या बड़का एमओ दे देगा तो उसका मतलब सीएम हो जाता है सर, चीफ मिनिस्टर हो जाता है। तो छोटका एम होना चाहिए, छोटका सी होना चाहिए, है ना। तो निकट बिंदु कितना होगा आंख के लिए, आई के लिए 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना तक, अनंत तक देख सकता है ना। अगर अनंत तक देख सकता है सर, अनंत तक कैसे देखेगा, क्योंकि आगे कुछ लगा दिया जाएगा तो कैसे देखेगा, तो नहीं, आगे नहीं लगाना है, यानी कि खुला छोड़ना है, अनंत तक देख सकता है। चलिए तो हम लोग देख लिए। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, दिख रहा है आपको, 44 दिख रहा होगा सर, है ना, 44 दिख रहा है आपको सर, 44 दिख रहा है पूरा, चलिए कंफर्म दिख रहा है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं।
चलिए 24 नंबर बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र लिखे, साथ ही इसका उपयोग लिखना है। सर बेकिंग सोडा जो होता है, सोडा है ना, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका उपयोग लिखना है ना। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर सर, है ना। बेकिंग सोडा को रासायनिक सूत्र, है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग, है ना, आगे की ओर देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए, है ना दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा सर, बेकिंग सोडा को, है ना, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सर बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला भी सोडा कहते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है सर। Na क्या होता है? HCO3 होता है। तो आप लोग जान सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो चलिए आ जाते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं। रासायनिक नाम देख लिए, अब उपयोग देख लेंगे सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक में क्या कह रहा है ना। बेकिंग सोडा को, है ना, रावादार, है ना, क्या है सर सॉरी, ज्यादातर लोग पानी में मिलाकर पीते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है सर, पानी में मिलाकर पीते हैं। सर कैसे पीते हैं? ये तो हम तक कंफ्यूज है सर। जानते हैं ना, इनो होता है जो गैस बना देता है, तो उसको क्या हुआ? पानी में मिलाकर न पिए हैं। तो क्या हुआ? बेकिंग सोडा को कथित ज्यादातर पीते हैं, पानी में मिलाकर पीते हैं। बेकिंग सोडा को ज्यादातर पानी में मिलाकर पीते हैं, है ना सर। तो चलिए दूसरा में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कैसे कहेंगे? क्योंकि केक खाए हुए ना करते हैं। तो सर नहीं ना, बर्थडे होता है तो लगाया जाता है केक, वो ना बहुत दिक्कत वाली बात होता है ना। चलिए पूरा फेस खराब हो जाएगा, उसे नहीं लगवाइएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए, बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए किया जाता है ना। जब भी आप केक खरीदने जाइएगा तो याद आ जाएगा, सर जी बतैले रहे कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है ना, केक बनाने में होता है। सर भोजपुरी में बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, बिहारी है ना। तो चलिए तीसरा में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक बनाने के लिए किया जाता है। सर फेस पैक क्या होता है सर? बताइए, फेस पैक किसे कहते हैं सर? तो फेस पैक उसे कहते हैं सर, क्योंकि फेस में जब भी कोई, है ना, क्या कहते हैं, पिंपल्स वगैरह ये हो जाता है ना, या मुंह में छाई, है ना, फेस में छाई हुई आ जाता है, तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को फेस पैक बनाकर मुंह में लगा लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, है ना। तो उससे एकदम लाइट मारने लगता है। क्या मारने लगता है? लाइट मारने लगता है, ठीक है सर। तो बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक में होता है, तो ये तो जरूर याद रहेगा, है ना। लड़कियां लोग को सबसे ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि लड़कियां लोग क्या फेस पैक लगाती है, लड़का लोग को उतना मतलब नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन लड़कियां लोग को सुंदरता से मतलब रहता है दोस्तों। तो चलिए आ जाता है तीसरा में। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक बनाने के लिए किया जाता है। जी सर। चलिए, बेकिंग सोडा का उपयोग बालों को धोने के लिए किया जाता है। सर बेकिंग सोडा का उपयोग ना, है ना, बालों के धोने को भी लिए किया जाता है। तो ये तीन बहुत ईजी है, केक बनाने में, है ना, फेस पैक बनाने में, और बाल धोने में भी, बाल वॉश करने में भी किया जाता है ना। और ज्यादातर सर इसे पीने में यूज करते हैं, पानी में मिलाकर पीने में यूज करते हैं सर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन सर आ जाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ? जी दिख रहा तो है। चलिए आप आगे पढ़ाने के प्रयास करिए। जी जी पढ़ाइए रहे, देखिए ना। चलिए, बेकिंग सोडा, है ना, खाने वाला सोडा कहे हैं, अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, गुणधर्म लिखे। सर उसका तो हम उपयोग रासायनिक सूत्र देखे हैं, लेकिन अभी क्या करा है, बेकिंग सोडा का ना गुणधर्म बताना है। क्या गुणधर्म, यानी कि उसका गुण क्या है, हाव क्या है, भाव क्या है, वही बताएंगे सर। एक हाव भाव बड़ी खतरनाक है ना, किसी को गोर बना देता है, किसी को क्या, है ना, केक बनाने में उपयोग हो जाता है। बड़ी बड़ी हाव भाव है सर। तो चलिए देख लेते हैं हम। बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुण है। एक में, यह एक रावादार ठोस पदार्थ होता है। सर बेकिंग सोडा होता है ना, जो एक रावादार ठोस पदार्थ होता है ना, जो दबता नहीं है। रावादार मतलब दबेगा नहीं, है ना। बेकिंग सोडा का चूर्ण बनाकर किसी चीज में डालते हैं, ठीक है। तो यह एक रवादार ठोस पदार्थ है, और दूसरा में यह जल में कम घुलनशील होता है। सर है जो होता है, जो बेकिंग सोडा है ना, ये जल में नहीं घुलता है। कम घुलनशील मतलब समझ रहा है ना, जल्दी नहीं घूमता, नहीं घुलता है ना, जल्दी नहीं घुलेगा। तीसरा में इसका जलीय विलयन सर क्षारीय होता है। जब नहीं घुलेगा ना, तो इसका जलीय विलयन समझ जाइएगा सर, क्षारीय है ना। इसका जो जलीय विलयन है क्षारीय है, और जब जलीय विलयन क्षारीय होता है तो क्या होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो क्या बोलेंगे, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और सर जब यह क्षारीय होगा, 7 से अधिक होगा, तो सर लाल लिटमस पत्र को तो नीला करिए देगा, है ना। हाँ, तो पांचवा में यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देता है सर, है ना। तो तीन को तो आपको फाड़ के याद रहेगा एकदम। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अगला, देख लेते हैं सर। विद्युत बल्ब, है ना, आपका अगला क्वेश्चन आ गया है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? निष्क्रिय के बारे में अभी ऊपर कुछ देर पहले पढ़े हम लोग, है ना। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है सर? क्या भरी जाती है? कुछ तो कारण होगा ना, तभी कुछ ना कुछ अगर कारण होता है तभी कुछ जाकर होता है, ऐसे नहीं होता है सर, है ना। तो देखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब, आंसर देखते सर उत्तर। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब सही तरह
है ना, सही रह सके, और नहीं तो फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगी और वह हवा से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करके ना दोनों को प्रोग्राम बना लेता है अंदर है, क्या बना लेता है, यानी कि प्रोग्राम बनाकर क्या करता है, कहता है चल ना दोस्त, दोनों गोटा निकल जाता है इसमें से, तो क्या होता है, बल्ब के फोड़ देता है ना, भंगुर करके, और दोनों गोटा निकल के क्या होता है, भाग जाता है। इसीलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकाल दिया जाता है और पहले ये एगो खाली गैस भर दी जाती है। तो अकेले कैसे निकलेगा, अकेले मजबूती थोड़ी ना है उसके पास कि निकल जाएगा निष्क्रिय गैस, है ना। जब बाहर से ऑक्सीजन भैया डाले ना, है ना, तब निष्क्रिय भैया क्या कर ले वाला, दोस्ती कर ले वाला, अभिक्रिया कर ले वाला, कहले चल दोनों गोटा आप निकलो अब तोड़ फाड़ के, है ना। तो क्या करता है, बॉल के भंगुर कर देता है, फोड़ देता है, निकल जाता है, जिसके कारण फिलामेंट नष्ट हो जाता है, जिसके कारण बॉल खराब हो जाता है, बुझा जाता है ना। तो इसीलिए जो शीशा वाला बॉल बना होता है 10-20 रुपया में मिलता है, शायद 12-13 रुपया में, उसका बात कर रहा है जो 100 वाट का रहता है सर, है ना। तो उसमें जो पतला टाइप का रहता है वो फिलामेंट का गलनांक कितना होता है सर, 3000, कितना होता है सर, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है फिलामेंट का क्या गलनांक होता है। तो एक बार सर प्लीज अच्छा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब सही तरह से जलता है ना, नहीं तो फिलामेंट, है ना, फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगी और हवा से ऑक्सीजन क्या करती है ना, अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाती है और टूट जाएगा। इसीलिए बल्ब के भीतर हवा को निकाल दिया जाता है, हवा को निकाल के उसमें निष्क्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस अकेले भर दिया जाता है ताकि वो अच्छा से फिलामेंट जड़ता है। कहीं से भी लीकेज हुआ, ऑक्सीजन भैया एंट्री करेगा, क्या करेगा, उसके बाद अभिक्रिया करेगा, दोस्ती करेगा, बल्ब का फोड़ देगा, हो गया, खिला खत्म, है ना, अंधारे में रहिए अब, है ना। तो इसीलिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो इस बात से आपको समझ में आया सर, दोस्तों समझ में आता आया होगा जरूर, है ना दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है भैया, है ना, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करके, है ना, धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में, है ना, घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सर देखिए यहाँ पे, है ना, जल के साथ, है ना, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन भैया का निर्माण कर देता है ना। जल के साथ अभिक्रिया करता है धातु तो कौन गैस बना देता है, हाइड्रोजन भैया के पैदा कर देता है और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। अब क्या कर देता है, उसके बाद गैस बनाकर धातु ऑक्साइड बाहर निकाल देती है, उत्पन्न कर देती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड होता है ना, वो जल में क्या देता है, घुल जाता है, क्या होता है, घुल जाता है। जब जल में, है ना, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सर कौन ऐसा धातु है कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो सर सोना नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, तो ये सब क्या होता है, ये सब नहीं मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, मिलवे नहीं करेगा, कहेगा कितनों आना जाओ, हमको दोस्ती बनाने का प्रयास करो, लेकिन हम दोस्त आपका बन ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, है ना, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कोई कोई धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो दोस्तों प्यार के साथ हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, है ना, एगो हम लोग मोटिवेट देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, है ना दोस्तों। दर्द गम डर जो भी है दोस्तों, आपके अंदर अगर डर, है ना, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है ना, आपके अंदर जो भी डर है ना, जो भी डर गम है ना, वो आपके अंदर है सर, बस तेरे अंदर है, आपके अंदर है सर, खुद के, है ना, खुद के बनाए पिंजरे से सर, जो डर दर्द गम के जो आप पिंजरे बनाए हैं ना, खुद के पिंजरे बनाए हैं ना, तो उससे क्या बाहर निकल के देखो, है ना, बाहर निकल के देखो, तू भी ये क्या है, सिकंदर है दोस्तों। गौर से सुनिए एक बार और प्लीज, है ना, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है दोस्तों। तो अभी क्या है, एक बहुत बड़ा सिकंदर है, लेकिन अपने सोच को बदलिए, अपने सोच से आजाद होइए सर, अपने सोच वाला पिंजरा जो बना के रखे हैं कि हम कभी वो अच्छा नंबर नहीं लाएंगे, उससे आजाद होइए। आजाद अगर हो गए तो शायद आप नंबर ला दीजिएगा। 2 मिनट एक क्वेश्चन पर दीजिए, पूरा हृदय के साथ दीजिए, आपको नहीं याद होगा ना तो फिर कहिएगा, है ना, फिर कहिएगा, लेकिन अच्छा तरीका से देना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो वाला सोच वाला परिंदा वाला डर से, सब से क्या हो जाइए, गम से क्या हो जाइए, है ना, भुला जाइए गम उम के 10 दिन 15 20 दिन 25 दिन खातिर भुला जाइए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आ जाते हैं, हम लोग 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है सर। उत्तम ईंधन होता क्या है सर, उत्तम ईंधन के मतलब होता है जो आसानी से जले और कम रुपया में मिले और सस्ता मिले, है ना, कम रुपया मतलब सस्ते हो गए, है ना, तो कम रुपया में मिले और वो आसानी से कोई प्रदूषण जल देना ना फैला, है ना, तो उसे हम लोग उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सर उत्तम ईंधन का लक्षण क्या होता है सर। बड़ी लक्षण खराब है ना, कहते हैं कोई आदमी के सर भाई बउआ के ना लक्षण बा बड़ी खराब है ना। तो देखते हैं हम लोग उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है। तो उत्तम ईंधन के बहुत निम्नलिखित लक्षण है ना। तो देख लेते हैं एक में इसका, है ना, इसका एक में देखते हैं, इसका उष्मीय मान अधिक होता है सर। उष्मीय मान अधिक रहेगा तब तो जलेगा ना, है ना, तो उष्मीय मान क्या होता है, अधिक होता है ना, जब जलेगा ना तो अधिक गर्मी पैदा करेगा, उससे उष्मीय मान अधिक कहते हैं। ठीक है, 2 में देखते हैं इसका ज्वलन ताप ऊंच होता है सर। इसका ज्वलन ताप ऊंच होता है सर, मारते हैं माचिस ना होता तो क्या लोग वहीं से फटाक दिन पकड़ लेता है। गैस जलाए हुए हैं सर, चाय बनाए हुए है कहियो, तो चाय बनाइए होइएगा तो क्या माचिस मार देते होइएगा, हल्का सा गैस ओपन करके खोल के, तो क्या होता था फटाक दिन माचिस से खींच के उसमें क्या होता था, आग पकड़ लेता था। तो ये क्या है, उत्तम ईंधन ज्वलन ताप अधिक होता है सर, है ना।
क्या होता है, इसके दहन है ना, इसका ज्वलन ताप क्या होता है, ऊंच होता है, फटाक दिन धो लेता है संपर्क में जाने से, तरीका संपर्क में जाने से धो लेगा। ये लोग कहता है सर गैस जो लीक होता है ना, उसके आसपास क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आग, है ना, चिंगारी नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा में देखते हैं, इसके दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। जो इसकी दहन जलने का जो दर है, ये क्या होना चाहिए, संतुलित, फफाना नहीं चाहिए। जो फफाता है ना, पोड़ा के आग जैसे ये सब फफाता है, वैसे नहीं होना चाहिए, इसका संतुलित होना चाहिए। और मान उसमें ये मान बहुत अधिक देता है ना। तो चलिए हम दोनों लोग देखते हैं चौथा में, यह सस्ता होनी चाहिए। सर सस्ता होगा तब ना सब कोई उपयोग करेगा सर, है ना, यह सस्ता होना चाहिए। पांचवा में, इसका भंडार तथा उपयोग विधि सरल तथा सुरक्षित होनी चाहिए। सर इसका जो भंडार है ना, भंडार मतलब जहाँ पे भी पाया जाता है ना, उसका विधि निकालने का सरल होना चाहिए। और सर यह सुरक्षित होना चाहिए, तब तो जाके हम उपयोग कर पाएंगे आगे की दुनिया में, है ना। अभी भी उपयोग करते हैं, आगे की दुनिया में उपयोग करते, अब बर्बाद के तरीका से उपयोग करेंगे तो कहाँ से होगा सर। आ जाते हैं सर 49, प्यार से देखिए, याद तो हो भी करेगा, नहीं याद होगा कैसे, आप दिल से देखिएगा ना तो जरूर याद होता है सर। चलिए ना, अब आइए गए हम लोग 49 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, बस इस वीडियो को समाप्त कर देंगे, है ना दोस्तों। तो 10-5 मिनट और देखिए, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखे। प्रतिवर्ती क्रिया सर, प्रतिवर्ती क्रिया आ गया सर, देखिए ना, हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती है, इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे पलकों का क्या होता है, छपकना, है ना, खांसना, ये सब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया वैसे क्रिया को कहते हैं जो बिना, है ना, जो बिना मस्तिष्क के सहायता के हो जाता है। माथा से पूछ के छींकते हैं, माथा से पूछ के खांसते हैं, माथा से पूछ के पलकाते हैं, नहीं ना, नहीं ना, अंदर आता है। दिमाग में सोचते थोड़ी ना है कि हम पनपी मलमलाएंगे चाहे खांसेंगे, दिमाग में थोड़ी ना संकेत आता है, ननू ना संकेत आता है न्यूरॉन द्वारा सर, नहीं आता है न्यूरॉन द्वारा, अपने आप खांस लेते हैं कबो काल, है ना। आदमी आगे मारते हैं अच्छी, बस पूरा तो देह पर नोजल उजल सब छिड़का देते हैं, है ना। तो क्या करना है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखना है। तो हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी क्रिया होती है जो बिना मस्तिष्क की, है ना, जो बिना मस्तिष्क की आदेश की हो जाती है, उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे पलकों का झपकना, छींकना, खांसना, है ना दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में हम लोग, चलिए देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका बड़ी मोस्ट बीवी आई है, देख लीजिए गौर से, देखिए गौर से, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतु मतलब जान रहे हैं ना, जो जो जीव जंतु है उसमें समन्वय, रासायनिक समन्वय यानी कि तालमेल, है ना, अंदर के जो तालमेल है वो कैसे होता है सर, देख लेते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है। तो जंतु है तो जंतुओं द्वारा ना होता है, पादप रहती है तो पादप हार्मोन द्वारा होता है ना। तो आपसे पूछ देगा ना जंतु हार्मोन का नाम लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, सब लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मास्टर ग्रंथि जिसको प्यूसी ग्रंथि कहते हैं, प्यूटरिट ग्रंथि भी कहते हैं। पादप हार्मोन के नाम लिखेगा, लिखने के लिए कह देगा तो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन, ये सब क्या है ना, पादप हार्मोन का नाम है। तो आप लोग देखिएगा जंतु रासायनिक समन्वय कैसे होता है सर, तो जंतुओं में सर रासायनिक समन्वय ना जंतु हार्मोन द्वारा होता है। यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, क्या होता है, यह उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे मनुष्य में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है। सर मनुष्य में उच्च जीव जंतु में अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ बनता है, तो है ना, हार्मोन कहाँ बनता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है। यह जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं सर, जटिल मतलब बड़ी प्रक्रिया द्वारा, बड़ी कठिन द्वारा, है ना। तो यह क्या होता है, जटिल रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर, है ना, उससे निकलकर अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उससे निकलकर दूसरे क्षेत्र में, क्या, दूसरे क्षेत्र में स्थित, है ना, दूसरे क्षेत्र में जो स्थित हड्डी रहता है, अंग रहता है ना, अंग रहता है या अंग तंत्र रहता है, पर अंग तंत्र पर क्या करता है, अपना प्रभाव डालते हैं और उसको क्रिया करके मजबूत ये सब बनाते हैं, ताकि हम लोग अच्छा से क्या कर सके, है ना, चल सके और खा सके, पी सके, एकदम स्वस्थ रह सके। ऐसी ही क्या होता है, रासायनिक समन्वय होता है दोस्तों। एक बार प्लीज देख लेते हैं और फिर से, जंतुओं में रासायनिक समन्वय क्या होता है, जंतु हार्मोन के द्वारा होता है सर। सर ये ना उच्च श्रेणी के जैसे मनुष्य में हार्मोन अंतःग्रावी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। और सर ये जटिल रासायनिक कार्बनिक यौगिक है जो सर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्र में स्थित अंगों पर अपना क्या करती है, प्रभाव डालती है सर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही तक आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देख लेंगे, आगे देखेंगे छठा वीडियो में सरस्वती कवच के साथ देखेंगे, है ना, ताकि आपका नंबर बहुत अच्छा आ सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आ सके, है ना। और मम्मी पापा के अपना सपना पूरा करिए, क्योंकि इतना दिन से हमको मम्मी पापा खुशी देते हुए आया है, बस कुछ ही खुशी यानी कि कुछ पल का खुशी उनको देना है रिजल्ट से, तो वो रिजल्ट से खुशी दीजिए, क्योंकि इतना बड़का खुशी दिया है तो छोटका खुशी अब हम नहीं दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो चलिए।